हिमालय की गोद में बसा लेह और लद्दाख इस वक्त जल रहा है। जिस लेह और लद्दाख को मिनी तिब्बत कहा जाता है, जहां के प्राचीन बौद्ध मठ शांति और आध्यात्म का दर्शन पूरी दुनिया में प्रसारित करते हैं, आज वही लद्दाख अपनी जमीन, संस्कृति, भाषा व चरवाही जीवन बचाने के लिए जब सड़कों पर उतरा तो भारत सरकार की तरफ से न जाने कितने आरोप लगाकर उस अभियान को लीड करने वाले सोनम वांगचुक को यूएपीए लगाकर सीधे जेल भेज दिया गया। आइए समझते हैं वीडियो में कि क्या सोनम वांगचुक वाकई विलेन है। वो हीरो की शक्ल में काम विलेन का कर रहे थे। क्या वो दुनिया से तमाम डॉक्टरेट की डिग्रियां लेने के बाद, तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लेने के बाद विदेशों से कुछ फंडिंग ऐसी ले रहे थे कि हमारे देश की सरकार में ही अस्थिरता पैदा की जाए? क्या हमारे देश में ही सरकार के खिलाफ एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए जहां पर श्रीलंका और नेपाल जैसे हालात पैदा किए जाएं? बात करते हैं कि इंजीनियर और थ्री इडियट फिल्म को फाइनली अपनी पर्सनालिटी से इतना एक्सप्रेस करने वाले सोनम वांगचुक, जो आईआईटी बॉम्बे से खुद इंजीनियर थे, ग्लेशियर जीवन से क्या असर पड़ेगा लेह और लद्दाख की जलवायु पर, वहां पर पानी की कमियां कैसे दूर होंगी, वहां के किसानों को पीने वाले पानी की तमाम व्यवस्थाओं से लेकर तमाम आंदोलनों को लीड करने वाले सोनम वांगचुक आखिर अब ऐसा क्या कर गए जिनको अब जोधपुर की जेल में डाल दिया गया है यूएपीए लगाकर, एनएसए लगाकर? क्या वो एफसीआरए का उल्लंघन कर रहे थे? क्या वो कुछ ऐसी विदेशी फंडिंग ले रहे थे जिससे वो हमारे ही देश में अराजकता फैला रहे थे? आखिर वो किस तरीके के अभियान को लीड कर रहे थे? आखिर क्या हुआ जो 14 दिन तक शांतिपूर्ण चलने वाला आंदोलन अचानक 15वें दिन हिंसा की आग में कैसे शामिल हो गया? कैसे एलईपी और केडीए द्वारा बुलाए गए शटडाउन लद्दाख में कैसे केडीए ने अपना क्या आग डाली, क्या पेट्रोल डाला कि वहां के 4 लोगों की मौत हो गई और 90 लोग घायल हो गए, और घायल भी इतना गंभीरता के साथ हुए। 4 लोगों की मौत में से एक वो शख्स शामिल था जो भारतीय सेना में उस वक्त शामिल था जब कारगिल का युद्ध हुआ था। हम अगर बात करें, ये वही सोनम वांगचुक हैं जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया और लेह लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। उन्होंने भी कहा था थैंक यू मोदी जी। लेकिन इन्हीं मोदी जी ने, इन्हीं गृह मंत्री अमित शाह ने इसी यूनियन टेरिटरी को जो वादे दिए थे, ये वादे थे कि अब लेह और लद्दाख जिसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाला वह राज्य होगा जिसकी बहाली के लिए, जिसके संरक्षण में उपराज्यपाल को बैठाला जाएगा। ये वही उपराज्यपाल होंगे जो वहां पर रोजी रोजगार की व्यवस्था करेंगे, संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देंगे, चरवाही जीवन को संरक्षण देंगे, वहां की जमीनों पर दुनिया के किसी भी हिस्से से आने वाले किसी पूंजीपतियों को काबिज नहीं होने देंगे। लेकिन जब लेह लद्दाख के लोगों ने यह देखा कि हमारा अस्तित्व ही खतरे में है, तब सोनम वांगचुक की अगुवाई में एक प्रदर्शन शुरू हुआ। यह प्रदर्शन 10 सितंबर 2025 से शुरू हुआ, जब इसमें सिर्फ 30 के आसपास लोग शामिल थे। लेकिन जैसे जैसे प्रदर्शन की तारीख, दिन आगे बढ़ते गए, लोग इसमें शामिल होते गए। इनकी मांगे थी कि लेह और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लोकल नौकरियों के लिए पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाए, यहाँ के लोगों को सदन में अधिक से अधिक रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले, यानी लेह और लद्दाख की अपनी विधानसभा भी गठित की जाए और लेह और लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। जो लोग संविधान की धाराओं से थोड़ा बहुत भी ताल्लुक रखते हैं, वह जानते हैं कि पहले से ही भारत में 4 राज्यों को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जा चुका है। में त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय हैं। ये 6ठी अनुसूची 244(2) और 275(1) का अनुपालन करती है। इसमें इस बात की स्पष्टता होती है कि जहां पर 70% से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, और फिर लेह लद्दाख में तो 90% के आसपास अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो इनका अपना पूरा अधिकार होता है कि अपनी जमीन, अपनी खनिज संपदाएं, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा
और अपनी सभ्यताओं को बचाने का विशेष संरक्षण सरकार से प्राप्त करेंगे और नौकरियों में, संपदाओं में, जमीन में अनुसूचित जाति के लोगों का ही विशेष हक होगा। इनको किसी दूसरे राज्य से आकर कोई आदमी आसानी से खरीद फरोख्त कर कर अपना शासन और अपनी काबिजदारी नहीं कायम करेगा। इन्हीं सब बातों की मांगदारी में ऐसा क्या हुआ कि 15वें दिन अचानक से सोनम वांगचुक की अगुवाई में चलने वाला प्रदर्शन हिंसक हो गया। अचानक से दो बुजुर्गों की लाइफलाइन समाप्त होने जैसी दिखी। वो ज्यादा से ज्यादा बीमार हो गए। उनको जब हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया तो एलईपी ने शटडाउन का आह्वान किया और केडीए ने लेह लद्दाख में उसका पूरा समर्थन किया और उसी जो भीड़ थी वही भीड़ हिंसक हो उठी। उसने बीजेपी कार्यालय में आग लगा दिया, सीआरपीएफ की वैन में आग लगा दिया, तमाम सारी सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। लेह हिल काउंसिल के दफ्तर को भी जला दिया गया। इसमें 4 मौतें हुई, 90 लोग घायल हो गए। लेकिन सारा का सारा संकट आ पड़ा सोनम वांगचुक का। सोनम वांगचुक के जीवन का अब तक जो संघर्ष था, जिनको तमाम सारी ख्याति प्राप्त अवार्ड मिल चुके थे, जिन्होंने लेह और लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर तक को जल संकट से बचाने वाला काम किया। आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग पढ़े सोनम वांगचुक, जिनकी SCMOL नाम की संस्था वहां के हजारों नहीं बल्कि लाखों बच्चों की उम्मीद थी। वो उम्मीद थी शिक्षा की, वो उम्मीद थी रोजगार की। उन्होंने अपने वहां से पढ़े हुए तमाम बच्चों को विदेश में भेजकर तमाम बड़ी बड़ी नौकरियां और तमाम बड़ी बड़ी पोस्टों पर काबिज कर रखा था। इससे निश्चित रूप से भारत का ही मान ऊंचा हो रहा था। लेकिन वही सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर देशद्रोह की धाराएं लगा दी गई, उनके ऊपर FCRA उल्लंघन का आरोप लगाया गया और यह भी कहा गया कि देश में अस्थिरता पैदा करने के कारण ये सोनम वांगचुक हीरो के भेष में विलेन का काम कर रहे थे। राइट विंग और लेफ्ट विंग के बीच में तमाम सारी लड़ाइयां शुरू हो गई। सोशल मीडिया दोनों की तरफदारियों से भर चुका है। आप देखें तो सोनम वांगचुक को जहां राइट विंग यानी बीजेपी की IT सेल पूरी तरीके से आतंकवादी और विलेन और देशद्रोही तमाम तरह की संज्ञाओं से नवाज रही है, वहीं अगर आप जम्मू कश्मीर से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक आए तो आपको देखने को मिलेगा कि जो भी बीजेपी के खिलाफ यानी बीजेपी की अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो सोनम वांगचुक पर लगी इन तमाम धाराओं का संविधान के हिसाब से ये बताती हैं कि सब कुछ गलत लगाया गया है। अब क्या होने वाला है आने वाले समय में, इसका भी जवाब आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि क्या सोनम वांगचुक वाकई हीरो हैं, क्या सोनम वांगचुक वाकई विलेन वाला काम कर रहे थे। ये आपकी अपनी विचारधारा के हिसाब से क्या है। असल में इस देश के मुद्दों की अगर आप बात करेंगे तो क्या अमित शाह की बात एक याद आती है कि उन्होंने मणिपुर में और असम में भाषण देते हुए कहा था कि ये जो सड़कों पर उतरने वाली युवाओं की भीड़ है, ये हमारे देश में असल में अस्थिरता और बीजेपी की विचारधारा से असहमत होने वाली वो भीड़ है जो देश की सरकार को गिराकर नेपाल और श्रीलंका जैसी या मिडिल ईस्ट के कई देशों जैसी व्यवस्था पैदा करना चाहती है। तो क्या असल में एक सवाल बनता है कि क्या भारत में भी अब ऐसा होगा कि अगर आप रोजी रोजगार की बात, शिक्षा के अवसरों की बात, खनिज संपदाओं की बात, अगर भाषा, संस्कृति और जमीन बचाने की बात करेंगे तो क्या असल में आप भी देशद्रोह की श्रेणी में डाले जाएंगे या फिर वाकई ये लोग ऐसा कर रहे थे। आपकी राय का मेरे अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। मैं आपका सचिन प्रभाकर। अब तक अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो आप मेरे पेज को जरूर फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल @therealtalkshow9 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको तमाम ऐसी अनेक वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम रिसीव होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।